हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, आज उसका अगला टॉपिक यानी कि लेक्चर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियां और उनमें भी विशेष तौर पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनियां जो भारत में अपने सत्ता के लिए और अपने व्यापार को कंट्रोल करने के लिए आपस में इस स्तर तक लड़ी कि ये जो लड़ाई है वो पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी इनके बीच में लड़ाई होती रही है। तो इसी संदर्भ में इसको लेकर के हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित की और किस प्रकार से फ्रांसीसी कंपनी ने उसको चुनौती दी और कहां पर दी। ठीक है ना। ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, यूरोपीय कंपनियां। और ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस जो है आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के लिए, और साथ के साथ जहां पर मेंस का क्वेश्चन बनेगा मैं डेफिनेटली आपके लिए मेंस का क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन फेस्टिवल सेल की, यानी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो स्टडी IQ-IAS आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। और आज इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस फेस्टिवल सेल का आज अंतिम दिन भी है, यानी कि 15 अप्रैल यानी दोनों चीजों का लास्ट डे है। आपके पास एक अंतिम मौका है कि आप चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह करके आप प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करें और सब कुछ वो हासिल करें जो आप सपना देखना चाहते हैं, यानी कि एग्जाम को क्लियर करना। ठीक है ना। और इस बैच में आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। ये मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको 31,999 रुपए में। लेकिन अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है कि ये आपके 29 रुपीज में भी आपको मिल सकती है। अगर आप जाकर के सरप्राइज चेक करेंगे, MK लाइव कोड डालेंगे, तो आपके लिए ये आपका शो होने लगेगा 29,999, यानी कि सब कुछ प्री मेंस का फाउंडेशन क्लासेस, प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस भी। ठीक है ना। यानी कि पूरा सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा, टेस्ट सीरीज से लेकर के पर्सनल मेंटरशिप से लेकर के आपकी बुक्स, आपका सिलेक्शन किट। ठीक है ना। ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। साथ के साथ इसमें इंक्लूड है आपके प्री और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी, और मंथली टेस्ट देने पर 11,000 रुपए का प्राइज मनी भी, और साथ के साथ प्री पास करने पर कंप्लीट फीस रिफंड का ऑप्शन भी है। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, आज लास्ट डेट है। ठीक है ना। ध्यान रखना, और किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और ये मेरा मेल ID है। लेकिन हाँ, कोई भी कोर्स परचेज करते समय MK लाइव कोड डालेंगे तो दो चीजें आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे, एक मेरी पर्सनल गाइडेंस प्लस साथ के साथ डिस्काउंट भी। ठीक है ना। और ये टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोगों को लगातार क्लास की PPT PDF वगैरह आपको मिलती रहे। ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और यहां पर देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी के बारे में। आज बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट इसका बेसिक, कैसे कंपनी बनी है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट के भारत में इस कंपनी का स्थापना कहां कहां कैसे कैसे हुआ, फिर उसके बाद उसका सत्ता की स्थापना यानी कि उसकी प्रेसिडेंसी का निर्माण। यानी कि हम इसमें 3 चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो इसको हम भारत के संदर्भ में 3 स्तर पर देखेंगे। यहां देखिएगा, एक उसका सामान्य परिचय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान्य परिचय, और देखिए इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। दूसरा, भारत में प्रवेश, उसके बारे में, और तीसरा इसका प्रेसिडेंसी का निर्माण, यानी कि भारत में जो 3 क्षेत्र उन्होंने बनाए वो कब कब कैसे कैसे बनाए, यानी कि बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 चीज है। तो इस तरीके से 3 टॉपिक पर हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें
आपको याद हो जाए, अच्छे से समझ लें, आपका काम हो जाए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आराम से समझिए, आराम से सुनिए, समझिएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यह तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि यूरोप में पुनर्जागरण के बाद व्यापारिक समुदाय में जो मध्य वर्ग है उसमें एक चेतना आई थी, और चेतना आने के बाद वहां के शासकों ने भी इस चीज को बढ़ावा दिया था। बढ़ावा देने के बाद में वहां पर दो तरह की कंपनियों का निर्माण हुआ जो अपने देश के बाहर व्यापार करने के लिए तैयार थी। एक सरकारी कंपनियां, राजकीय कंपनियां जिसको राजा महाराजाओं ने खुद की कंपनी बनाई, और दूसरी जॉइंट वेंचर कंपनीज, निजी क्षेत्र की कंपनियां, जिनमें कई सारे साझेदार फर्म मिलकर के, साझेदार लोग मिलकर के अपनी कंपनियों का गठन करते थे, और उनका जो कहा जाए कि संचालन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको चलाते थे। यानी कुछ निदेशक बना दिए जाते थे जो अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग चीजों के लिए काम करते थे। ठीक है ना, और वो सब मिलकर के उस कंपनी को चलाते थे, और वो कंपनी पूरे देश दुनिया भर में अलग अलग तरीके से काम करती थी, अलग अलग व्यापार के लिए काम करती थी, माल खरीदती थी और माल बेच करके मुनाफा कमाने की कोशिश करती थी। उसका ये कंसेप्ट था, और उसी में जॉइंट वेंचर कंपनी के तहत ही ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी थी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 1500, मैं सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहा हूं, इस कंपनी का सामान्य परिचय, ये कब कैसे बनी, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1599 ईस्वी में यह कंपनी की स्थापना हुई थी। इसकी कंपनी की स्थापना हुई, और इस कंपनी का जो नाम था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस कंपनी का क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर कंपनी, जिसमें 24 डायरेक्टर थे। मर्चेंट एडवेंचर कंपनी, और इसमें जो निदेशक थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों की जो संख्या थी, उनकी संख्या थी 24। कहा जाता है कि इस कंपनी की स्थापना में वहां के जो राजा हैं इंग्लैंड के, उनके राजा का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन था, अपना एक शेयर था, कुछ हिस्सा था। तभी आगे जाकर के उस राजा का इसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है। मैं आगे बताऊंगा, बात करूंगा, जिसका नाम है जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट वही शासक है जिनका लेटर ले जा करके आपके कैप्टन हॉकिंस, आपके थॉमस रो ले जाकर के मुगल दरबार में उसके लेटर को देते हैं, और उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्रियों की स्थापना की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कंपनी की स्थापना इस समय हुई, ये रही, और 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने इसको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी। वो भी कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। एक तरीके से यह चार्टर जारी कर दिया कि भाई अकेली ये कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेगी, बाकी कोई अन्य कंपनी उधर नहीं जाएगी ईस्ट इंडीज के साथ में। ठीक है ना, और ये आपका चलता रहा। कंडीशन ये आई, इसके बाद में अगली जो स्थिति आती है सन 1609 की। 1609 में अगले शासक आ गए थे जेम्स फर्स्ट। ये नए शासक है, वहां के महाराज बने, और इन्होंने नया चार्टर जारी कर दिया। नया चार्टर जारी किया इन्होंने। ठीक है ना, और इस चार्टर में यह कह दिया गया कि भाई इनका जो चार्टर है, समय सीमा है वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई, यानी कि चार्टर स्थायी रूप से दे दिया।
स्थायी रूप से परमानेंट कर दिया कि भाई अकेली कंपनी यही काम करेगी, उन देशों के साथ में अन्य कोई कंपनी उधर नहीं जाएगी। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। तो पहली कंपनी जो बनी थी वो यही है, प्रॉपर तरीके से। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि क्या अकेली कंपनी यही बनी थी या कोई और कंपनियां भी बनी थी। तो आपको बता दें कि सन 1698 में, ध्यान रखिएगा, सन 1698 में दो कंपनियां और बनी, दो नई कंपनियां बनी जो इन्हीं देशों के लिए व्यापार करने के लिए तैयार हो रही थी। इनमें से पहली कंपनी थी आपकी जिसका नाम है जनरल सोसाइटी। जनरल सोसाइटी ये आपकी पहली कंपनी बनी, मतलब नई कंपनियों में। और दूसरी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, सेकंड कंपनी बनी। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, इनटू द ईस्ट, ये रहे, ये दो कंपनियां बनी। और इन दो कंपनियों का कंडीशन ये हुई कि प्रेशर बढ़ने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ठीक है ना। अब क्या करें, क्योंकि ये कंपनियां आ जाएंगी तो उनके व्यापार को धक्का लगेगा, सारी चीजों को धक्का लगेगा। ये तमाम सारी समस्या हुई और अल्टीमेट एक घटना होती है कि बाद में जाकर के सभी लोगों के प्रयासों से क्या हुआ कि ये कंपनी यानी कि मर्चेंट एडवेंचर कंपनी और ये कंपनी, सारी कंपनियों का विलय कर दिया गया। और अल्टीमेट ध्यान रखिएगा, सन 1708 में सभी कंपनियों का विलय कर दिया गया, सबका विलय हो गया, का विलय, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैं डिटेल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को पता हो कि जिस कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा किया वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। ठीक। और जब विलय हुआ तो सोचिए इसका नया नाम बना, नया नाम। और यही आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि कंपनी का नया नाम क्या था। यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये इस कंपनी का इतना छोटा सा नाम बना। अब छोटा कहिए या बड़ा कहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, लेकिन ये बना, ये सारी चीजें हुई। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और आपको एक चीज इसमें और बता दूं कि आप कहोगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी किसे कहते हैं। यही है, सन 1833 में में चार्टर एक्ट में पहली बार इस कंपनी को क्या नाम दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। तो आपसे हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या है और ईस्ट इंडिया कंपनी किस चार्टर एक्ट में या किस एक्ट में पहली बार कही गई थी। ठीक है ना। तो ये तो था आपका इस कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये कंपनी कब बनी, कैसे बनी, किन किन कंपनियों का विलय हुआ, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। अब इसमें हम जो बात करते हैं वो ध्यान रखिएगा,
वो है इसके बाद में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में। अब यानी कि इसमें हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, भारत में आगमन। यानी कि भारत में ये कैसे कैसे आए, कब कब आए, किस तरीके से आए, ये आपको पता होने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये सब 1601 में कंडीशन ये हुई कि ये लोग इंडिया नहीं आए थे। कंपनी बनने के बाद सन 1601 में ये सीधे इंडोनेशिया पहुंचे मसालों के व्यापार के लिए। इंडोनेशिया पहुंचे, जबकि इनसे पहले, इनके बाद में कंपनी बनी थी डच कंपनी, और वो डच कंपनी पहले इंडिया आ गई, उसके बाद बाहर गई थी। तो ये सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे। कुछ समय रहने के बाद वहां पर इन लोगों को महसूस हुआ कि इंडोनेशिया से व्यापार उतना लाभप्रद नहीं है जितना इंडिया के साथ है, इसलिए बाद में 1608 में ये इंडिया आने का प्रयास करते हैं और इंडिया में 1608 में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक इसमें हम देख रहे हैं वो है, आप ध्यान रखिएगा, सन 1608। ये ईयर याद रख लीजिएगा। 1608 में भारत में ये लोग आए और अपनी फैक्ट्री बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहीं पर भी इनको फैक्ट्री बनाने का मौका नहीं मिला। ये भारत में आ गए। पहली घटना ध्यान रखना, भारत में आए, लेकिन लेकिन फैक्ट्री नहीं बना पाए, लेकिन फैक्ट्री नहीं बना पाए। ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब क्या किया जाए? फैक्ट्री की परमिशन लेने के लिए, फैक्ट्री के लिए कि भाई सूरत में या इन क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से उनको एक मौका मिल जाए, एक अच्छी फैक्ट्री बन जाए, सारी चीजें हो जाए, तो फिर क्या हो। इसीलिए 1608 में सबसे पहले आपके कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया दरबार में। कैप्टन हॉकिंस ये रहे, इनको भेजा गया। अब इनके नाम के साथ क्या लिखा हुआ है? कैप्टन। ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस को ये हेक्टर जहाज के कैप्टन थे। उसी के ये मूलतः क्या थे? कैप्टन थे। उसी से आए थे, कमांडर कह लीजिए, कैप्टन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और ये सन 1608 में मुगल दरबार में पहुंचे। मुगल दरबार में पहुंचे। कहां पर? आगरा। ठीक ना। किससे मिले? जहांगीर से मिले। और खास बात यह है कि ये जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर के आए। जेम्स फर्स्ट का फर्स्ट लेटर भी लेकर के आए, जो अकबर के लिए लिखा गया था। लेकिन जब तक ये पहुंचे तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जगह पर कौन आ गया था? उनकी जगह पर जहांगीर आ चुके थे। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद फारसी भाषा में बात की, जिसकी वजह से आपके जहांगीर खुश हुए, बात की। ठीक है ना। इन्होंने अच्छे तरीके से ये सारी चीजें की, बढ़िया तरीके से किया, अच्छे तरीके से सब कुछ रहा। ठीक है। बात ये आती है कि ये आए किस लिए थे? ये आए थे कि भाई हमको फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी जाए। ठीक है ना। और जहांगीर ने काफी हद तक अनुमति दे दी थी कि इनको लेटर दे दिया, व्यापार करो, हम फिर तुरंत आपको अनुमति भी दे देंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे इनको कहा गया कि भाई हम आप पर कैसे भरोसा करेंगे, किस तरीके से भरोसा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस के साथ में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो आप सोच सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इनको 400 का मनसब देकर के प्रशासन में शामिल किया गया, मनसब दिया गया और इन्हें
प्रशासन में शामिल किया गया। इनसे काफी खुश था जहांगीर, शामिल किया गया। इनको व्यापार की अनुमति दी, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इनको व्यापार की अनुमति दी, फैक्ट्री की नहीं, अनुमति दी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, उस समय पुर्तगालियों जिन्होंने इसका विरोध किया था, उनको भी जहांगीर ने डांटा था कि यदि आप में से किसी ने भी हॉकिंस के साथ किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार किया तो दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, तो दंडित किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो उसको धमकाया भी था, सारी चीजें भी थी। ठीक, साथ के साथ इसमें कहा कि व्यापार की अनुमति दी, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी, शर्त रखी। और वो शर्त क्या थी वो सुन लीजिए। शर्त यह थी कि उन्हें भारतीय स्त्री से विवाह करना होगा, करना होगा। और तब जाकर के इन्होंने, सोचिएगा, फिर इन्होंने विवाह किया। और उस लड़की का नाम था मरियम खान। मरियम खान से विवाह किया। मरियम खान उनकी वाइफ का नाम था। सोचिएगा, शादी की किस लिए? केवल व्यापार को अनुमति देने के लिए। हम आप पर ट्रस्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो मरियम खान बेसिकली एक, कहा जाए कि आर्मेनिया के एक व्यक्ति की, जो ईसाई बन गया था, उसकी बेटी है। और उसका अकबर के और जहांगीर के दोनों के दरबार में बड़ा प्रभाव था, व्यापारी था बहुत बड़ा। उसकी बेटी थी। फिर दोनों एग्री हो गए, सारी चीजें हो गई और इनकी शादी हो गई। ठीक है ना। और उसी के बाद में इनको खान का की उपाधि भी दी गई, उपाधि दी। लेकिन आप कहोगे कि सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, तो फिर इनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति क्यों नहीं मिली? फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जा रही थी, बिल्कुल मिलने के लिए तैयार ही थी। ठीक है ना। लेकिन कुछ घटना ऐसी हो गई जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। बिना, सारी चीजें उनकी बिगड़ गई। और वो कौन सी थी वो मैं बता देता हूं। वो घटना थी एक, कहा जाए तो विलियम फिंच की। अब कहोगे कि विलियम फिंच कहां से आ गया? ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा एक रॉल्फ फिंच है जो बहुत पहले आपके भारत में आया था, रॉल्फ फिंच। ठीक है ना। और एक विलियम फिंच है। विलियम फिंच इनका एक सहयोगी था। सुनिए, कहानी सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। विलियम फिंच को भेजा गया कि तुम एक काम करो भाई, जो आगरा के पास भरतपुर है, भरतपुर के पास में ही 25-30 किलोमीटर एक जगह है बयाना। और बयाना का जो नील है बहुत हाई क्लास लेवल का नील है, इंडिगो, बहुत अच्छी क्वालिटी का इंडिगो होता। तुम उसको खरीदने की कोशिश करो जिससे कि व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। बोला ठीक है। विलियम फिंच वहां पहुंच गया, लेकिन उस इंडिगो प्लांटेशन का जितना भी नील बनता था वहां पर, वो एक कंपनी थी, या कह लीजिए उनका एक अपना बिजनेस सिस्टम था, वो था मरियम जमानी का। यानी कि कौन? जोधाबाई, यानी कि जहांगीर की मां। अब कहोगे इतना? यस, जहांगीर की जो मां कह सकते हो, जोधाबाई जिसे कह सकते हो, ठीक है ना, मरियम उज जमानी कह सकते हो, ये अलग अलग नाम मिलते हैं। ठीक है ना। लेकिन उस पर मत जाइए, मरियम जमानी और इन सब मत जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा, जोधाबाई का अपना एक बिजनेस इंटरेस्ट था, जो अपने कुछ जहाजों के माध्यम से उस नील का व्यापार करती थी। ठीक है। कंडीशन ये हुई कि जब वहां पर सारा नील इकट्ठा हो गया तो उसकी बोली लगती थी, तो मरियम जमानी की तरफ से बोली लगाई गई। और विलियम फिंच भी वहां पे थे, उनको खरीदना था। उन्होंने उनसे ज्यादा बढ़कर के बोली लगा करके नील को खरीद लिया। ठीक। अब आप समझिएगा, रॉयल घराने की एक लेडी है, मुगल बादशाह की मां, वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस नील को खरीदना चाहती है, उससे ज्यादा बोली लगा करके उनकी तौहीन कर रहे हो, तो सोचना मरियम जमानी, यानी कि कह सकते हो मरियम जमानी कहिए, हो सकता है इसके नाम को लेकर कंफ्यूजन हो, इसलिए जोधाबाई के कहने पर जहांगीर को यह आदेश दिया गया, कि जहांगीर से दिलवाया गया
कि भाई इस आदमी को तुरंत हिंदुस्तान से बाहर निकालिए। तब जाकर के सोचिएगा विलियम फिंच की नादानी से फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली, ठीक है ना। और कंडीशन ये हुई कि 1611 में इसे छोड़ना पड़ा। 1611 में हॉकिंस को जाना पड़ा और 1613 में थॉमस जहाज से ये जा रहे थे, तो वहीं रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इसको आयरलैंड में दफनाया, यानी कि घर जिंदा नहीं पहुंच पाया, ये हो गई मृत्यु। उसकी जो वाइफ थी मरियम, उसने इसको सारी चीजें की। लेकिन इसी समय पर घटना जो घटित होती है वो ये है कि 1611 में जब कुछ नहीं हो पाया, तो 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में, जो कि इनके क्षेत्र से बाहर था, मुगल क्षेत्र से बाहर, दक्षिण भारत में, अपनी पहली फैक्ट्री खोली। अब समझ में आ गया कि सूरत में क्यों नहीं खुल पाई। लोग कहते हैं कि सूरत में खोली, ऐसा नहीं है। 1611 में पहले ही बन गई। और उसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना होती है 1612 की। 1612 में इनके सहयोगी थे कैप्टन हॉकिंस के मिडिल्टन और थॉमस बेस्ट। मिडिल्टन प्लस थॉमस वेस्ट। इन्होंने क्या किया, स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। और जब इनको हरा दिया, तब समझिए कि ब्रिटिश कंपनी के इस प्रभाव से जहांगीर भी बच नहीं सका। और फिर जहांगीर को लगा कि यही एक ऐसी कंपनी है जो पुर्तगालियों पर नियंत्रण कर सकती है। तब फिर उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। तब जाकर के 1613 में आपकी सूरत में पहली फैक्ट्री खुली थी, ठीक है ना। और इसके बाद ही जहांगीर ने अनुमति दी और 1613 में, ध्यान रखिएगा, 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोली। ये रही। तो अब क्लियर हो गया, कहानी क्लियर हो गई, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ एवरीवन, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली फैक्ट्री का स्थापना का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, सारी चीजें हो गई। और फिर उसके बाद में अब इसको और ज्यादा छूट लेने के लिए, और ज्यादा बिजनेस करने के लिए स्थिति एक और बनी। वो ये कि अगले जो गवर्नर हैं, अगले जो व्यक्ति हैं, वो आए आपके सर थॉमस रो, ये आए। और ये थे आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर, ब्रिटिश संसद के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। वो भी कहां से, हाउस ऑफ कॉमन्स से, हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि ये चुनाव जीत करके आए थे, लॉर्ड नहीं थे, हाउस ऑफ लॉर्ड के नहीं, बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, ठीक है ना। और ये भारत में आए सन 1615 में जहांगीर से मिले, ठीक है ना। अब कहोगे जहांगीर से मिले कहां, ये पहुंचे आगरा, लेकिन मुलाकात जहांगीर से हुई थी, वो हुई थी अजमेर में, मुलाकात अजमेर में। ऐसा क्यों, आगरा पहुंच करके पता चला कि जहांगीर तो अजमेर गए हुए हैं, तो फिर ये अजमेर निकल गए, ठीक है ना। और
कंडीशन ये थी कि ये जहांगीर को खुश करने के लिए पेंटिंग्स भी लेकर के आए थे। ये क्योंकि पेंटिंग का, चित्रकारी का बड़ा शौक था, पेंटिंग्स लाए। और पेंटिंग्स का इतना बड़ा शौक था जहांगीर को कि उसने उसको, जहांगीर को जब दिखाई गई तो ठीक है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन अगले दिन दरबार में फिर बुलाया गया और उसके साथ में उनकी 4-4 नकल और बनवा दी गई। यानी कि एक पेंटिंग की 4-4 नकल और रख दी गई सामने, और कहा गया सर थॉमस रो को कि अपनी असली पहचानिए कौन सी है। ये रही। पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ गया था। जब उन्होंने क्लू दिया, हिंट दिया, सारी चीजें की, तब जाकर के वो पहचान पाए। तब पता चला कि कितने अच्छे कलाकार यहां पर मौजूद हैं कि एक रात में उनकी हूबहू कॉपियां बना दी गई। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको अन्य फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति मिली। अन्य फैक्ट्रियों की अनुमति मिली। और कहां कहां पर खुली इन्होंने फैक्ट्री खोली आगरा में, भड़ौच में, भड़ौच बोले तो भ्रू कक्ष में, ठीक है ना, अहमदाबाद में, यहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली। ये रहा, ठीक है ना एवरीवन। ठीक। और इसके बाद में एक चीज और भी है, और वो है दक्षिण भारत में गोलकुंडा का क्षेत्र। उसको और हम देखते हैं, ठीक है ना एवरीवन। तो अगला एक क्षेत्र और जो इन्होंने इस क्षेत्र पर जो कब्जा किया, या कह लीजिए अपना क्षेत्र को प्रभाव में लिया, गोलकुंडा का। गोलकुंडा का जो क्षेत्र था वो बेसिकली गोलकुंडा का एक सुल्तान था, ठीक है ना। और उस सुल्तान से इन्होंने 500 पैगोडा के बदले में गोलकुंडा से मुक्त व्यापार करने की छूट ले ली। ध्यान रखना। तो गोलकुंडा के सुल्तान से सन 1632 में यहां के सुल्तान से क्या किया, 500 रुपए के बदले मुक्त व्यापार की छूट ली। इन्होंने ली, या कह सकते हो कि इस सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी किया। गोल्डन फरमान कहते हैं, सुनहरा फरमान जारी किया। ये रहा सुनहरा फरमान, ये रहा गोलकुंडा के सुल्तान से। और इस तरीके से जो पूरा क्षेत्र है वो उनको मिल गया। अब यहां ध्यान रखना, 500 रुपए मैंने एक सिंबॉलिकली बोला है, लेकिन इसका मतलब यहां पर वो नहीं है, बल्कि 500 पैगोडा है। जो यहां पर करेंसी चलती थी वो चलती थी पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य की एक जो करेंसी थी पैगोडा, वही करेंसी इस क्षेत्र में चला करती थी। तो रुपया नहीं बल्कि 500 पैगोडा है। रुपया तो एक सिंबॉलिकली बोला मैंने, एक मुद्रा के तौर पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो कुल मिलाकर के भारत में उन्होंने कहां कहां पर कैसे कैसे ये सारी चीजें की हैं, ये मैंने एक्टिविटीज आपको पूरी मैंने समझा दी और बता दी कि कब कब कैसे कैसे हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कंडीशन है वो है भारत में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का निर्माण। यानी कि जहां पर गवर्नर बैठेंगे, जिनको आप कह सकते हो कि बड़े केंद्र प्रेसिडेंसी, जिनको आज की डेट में हम कह सकते हो तो यूनियन टेरिटरीज की तरह एक बड़ा क्षेत्र जहां पर उनका गवर्नर बैठता है। 3 अलग अलग प्रेसिडेंशियल अथॉरिटीज आपकी बनाई गई। अब इनमें कौन कौन सा अथॉरिटी बनाई गई, कैसे कैसे अथॉरिटी बनाई गई, उनका मैं क्रम और एक सीक्वेंस आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले बनी थी आपकी पहली प्रेसिडेंसी जो बनी थी वो थी आपकी मद्रास। पहली प्रेसिडेंसी कब बनी, इसको भी याद कर लीजिएगा, 1639 में इसका निर्माण हुआ। और यहां पर जो किला बना उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों को आसानी से सारी चीजें याद भी हो जाए, एक चित्र आपके दिमाग में छप जाए, और आपको 10 किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ एक ही बुक से आपका सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि एक ही नोट्स प्री में सबके लिए आपका काम हो जाए।
दूसरी प्रेसिडेंसी बनी आपकी बंबई, आप कभी भूलेंगे नहीं, बंबई 1668 में, 1668 में ये पुर्तगालियों ने दहेज में दिया, दहेज में दिया, ठीक है ना। और तीसरी थी बंगाल, 1698 में तीसरी प्रेसिडेंसी, तीन ही बनी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई और मद्रास, 1698 में। और यहां पर बना फोर्ट विलियम, किराए पर लिया और यहां बनाया फोर्ट विलियम। अब इनका गठन कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस किसने किया, इसको हम लोग एक एक करके समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, एक चार्ट के थ्रू समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले मद्रास में आ जाइए। तो मद्रास में एक इनके अधिकारी हैं, उनका नाम है फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया क्या, मद्रास। मद्रास का आज जो शहर देखते हैं वो शहर पूरा ऐसा नहीं था, बल्कि बस समुद्र तट का एक किनारा था, एक छोटा सा क्षेत्र था, तो उसको पूरा किराए पर ले लिया और यहीं पर बनाया सेंट फोर्ट जॉर्ज, यहीं पर किला बनाया, फैक्ट्री भी बनाई, सारी चीजें हुई। इस तरीके से ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है बंबई वाला। बंबई का कैसे कैसे हुआ, बंबई में यह हुआ कि सन 1662 में पुर्तगाली जो राजकुमारी है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा, इनकी शादी होती है, शादी वहां के राजा के साथ में, चार्ल्स सेकंड के साथ इनकी शादी होती है, चार्ल्स के साथ में। और दहेज में बंबई द्वीप दे दिया। अब कहोगे ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में पुर्तगालियों और डचों का पहले संघर्ष हुआ, तो डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था, ठीक है ना। उसी प्रकार से कंडीशन ये आई कि ब्रिटिश और डचों का संघर्ष हुआ, तो ब्रिटिश ने डचों को हरा दिया, ठीक है। पुर्तगालियों को एक चीज समझ में आ गई कि भाई ब्रिटिश कंपनी से या ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष करना ठीक नहीं है, बल्कि इनके साथ में प्यार पूर्वक रह लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अन्यथा संघर्ष का फायदा यह होगा कि हमको सब कुछ खोना पड़ जाएगा। और दूसरा उनका यह मकसद और था कि भारत में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा था, वो ब्राजील की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए जितना फायदा हो सकता था उतना फायदा प्रेम पूर्वक रह करके उठाना चाहते थे, ना कि पूरी तरीके से भारत से बाहर हो जाए। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के साथ में, ब्रिटिश शासक के साथ में अच्छे संबंध बना लिए, ठीक है ना। यह कंडीशन हुई। बाद में जाकर के सन 1668 में वहां के राजा ने कंपनी को बंबई 10 पाउंड वार्षिक पर किराए पर दे दिया, ये रहा 10 पाउंड वार्षिक पर किराए पर दे दिया। और इसका पहला प्रथम गवर्नर कौन बना? गेराल्ड अंगियार इसका पहला गवर्नर बना। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लोगे। और उसके बाद में सन 1687 में, ध्यान रखिएगा, सन 1687 में क्या बन गया? सूरत की जगह पर बंबई इसका मुख्यालय बन गया, मुख्यालय बना,
बना। इस तरीके से ये 2-3 चीजें मैंने आपको क्लियर करके आपको डिस्कस कर दी हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब तीसरा हम बात करते हैं बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में घटनाएं थोड़ी सी लंबी हैं, उसको आप देखेंगे तो बंगाल में जो घटनाएं हैं वो थोड़ी सी लंबी हैं। क्या क्या है? बेशक सेंट फोर्ट जॉर्ज आपका विलियम फोर्ट 1698 बना, लेकिन घटना यहां पर सबसे पहले शुरू होती है सन 1633 की। और 33 में पहली बार कंपनी ने उड़ीसा हरिहरपुरा बालासोर में फैक्ट्री खोली। बालासोर हरिहरपुरा उड़ीसा में फैक्ट्री। अब उस समय पूरा का पूरा बंगाल के क्षेत्र में आता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि बंगाल का था। लेकिन प्रॉपर तरीके से हम कहें कि प्रॉपर बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली में खुली, हुगली में। और ब्रिजमैन एक व्यक्ति थे, अधिकारी थे, ब्रिजमैन के नेतृत्व में, ब्रिजमैन के नेतृत्व में ये रही, ठीक है ना। ये कंसेशन आपकी थी। और यहीं पर कंडीशन ये हुई कि जो इनके एक अधिकारी थे गैब्रियल बांटन, उन्होंने बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से, क्योंकि इस समय औरंगजेब का शासन आपका स्टार्ट हो रहा था, तो आप समझ लीजिएगा कि क्या कंडीशन थी। तो यहां का सूबेदार था शाह शुजा, उसे 3000 रुपए वार्षिक पर उस पूरे क्षेत्र से मुक्त व्यापार की छूट ले ली। यहीं पर बांटन ने शाह शुजा सूबेदार से 3000 रुपया वार्षिक पर कर मुक्त व्यापार की छूट ले ली, तो यहां से 3000 रुपए का कंसेप्ट आपका यहां से सुनने को मिलता है कि 3000 रुपया वार्षिक का कंसेप्ट कैसे कैसे आया। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरे क्षेत्र से 3000 रुपए वार्षिक दे दीजिए, बाकी कर मुक्त व्यापार कर लीजिए। इससे शाह शुजा का अपना काम हो गया, 3000 रुपए मिल गए। 3000 आज के 3000 नहीं, बल्कि 300 करोड़ के बराबर मान के चलिएगा, 200-300 करोड़ के बराबर मान के चलना। उस समय के हिसाब से सन 1651 की बात है, ये कितनी चीजें हुआ करती थी उस समय के 3000 रहे, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी रकम थी उस समय के लिए। लेकिन इनकी घटनाओं से कंडीशन ये हुई कि ये व्यापार करते रहे, लेकिन बाद में जाकर के इनकी गतिविधियों की वजह से औरंगजेब नाराज हो गया। इनको तुरंत बंगाल छोड़ करके जाने का आदेश दिया गया, लेकिन बाद में जाकर के इनका जो एक गवर्नर है जॉब चॉर्नॉक, उसने हाथ जोड़ करके माफी मांगी और तब जाकर के इनको व्यापार करने की फिर से अनुमति मिल गई थी जॉब चॉर्नॉक ने, क्योंकि वो वहां पर काम करना चाहता था। और उसी जॉब चॉर्नॉक ने कंडीशन हुई कि 1698 में जॉब चॉर्नॉक ने 3 गांव किराए पर लिए, नहीं 3 गांव पट्टे पर लिए, लीज पर लिए। ये तो आप जानते ही होंगे वो 3 गांव कौन कौन से हैं। वो 3 गांव हैं सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता, कोलकाता जैसे कहते हैं, कालिकाता। और इन तीनों को मिला करके बना दिया गया कलकत्ता, बनाया। इस तरीके से कलकत्ता का निर्माण हुआ था। एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना, इन तीनों का। अब बात आती है कि आखिर ये अनुमति ली किससे थी, किससे गांव पट्टे पर लिए थे। ये पट्टे पर लिए थे अजीमुशान से, जो यहां का गवर्नर था,
अजीमुशान से लिए थे 1200 रुपए के बदले ये रहा। और इस तरह से कलकत्ता बना, और यहीं पर आपका इसी कलकत्ता में ही आपका फोर्ट विलियम बनाया गया। सन 1700 में फोर्ट विलियम आपका बनाया गया, ठीक है ना एवरीबॉडी, क्लियर हो गया। और फोर्ट विलियम बनाया गया तो इसका प्रथम गवर्नर कौन बना बताइए? यहां का पहला गवर्नर चार्ल्स आयर, ये रहा। तो इस तरीके से तीनों प्रेसिडेंसियों का गठन हो गया। अब आप खुद समझ लीजिएगा, ये सारी चीजें रही कुल मिलाकर के, है कि नहीं। लेकिन बंगाल में अभी इतना ही नहीं रहा। अब असली कहानी बंगाल की ये और है, वो है 1717 का शाही फरमान। और शाही फरमान तो नेचुरल सी बात है, शाही परिवार का कोई व्यक्ति ही जारी करेगा। और ये शाही फरमान जारी किया मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने। जारी किया। क्यों जारी किया, किस लिए जारी किया? दो चीजें। एक तरफ तो जारी किया तो इसके अंतर्गत इस फरमान का जो कंसेप्ट है वो जानिए कि इस फरमान का कंसेप्ट क्या है। उस फरमान का कंसेप्ट है 3000 रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार। यानी कि 3000 रुपया के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार। बोले एक तो ये है, बोले दूसरा 10,000 रुपए के बदले में 10,000 रुपया के बदले सूरत से कर मुक्त व्यापार पूरी तरीके से, ठीक ना। और तीसरा कंसेप्ट है वो है आपका बंबई से जारी किए कंपनी के सिक्के क्या होंगे? पूरे मुगल क्षेत्र में चलेंगे। अब कहोगे ऐसा क्यों कर दिया भाई, ऐसा क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है आपके फर्रुखशियर की एक बीमारी और इनसे मिलने वाला एक डेलीगेशन। मुगल बादशाह फर्रुखशियर को एक गंभीर बीमारी थी, यह बात कंपनी को पता चल गई थी। इसलिए उनसे एक मिलने के लिए एक डेलीगेशन आया था और डेलीगेशन का नेतृत्व किया था जॉन सुरमन ने। तो किसने किया? जॉन सुरमन। और इनके साथ में बीमारी के जो इलाज करता है, कह सकते हो डॉक्टर हैं, उनका नाम है, सर्जन है विलियम हैमिल्टन। दूसरे जो सर्जन हैं विलियम हैमिल्टन, ठीक है ना। और साथ के साथ में इनके साथ में एक दुभाषिया है जो इनको ट्रांसलेट कर रहा है, ख्वाजा सेहुर्द। ये तीन लोग थे, एक विलियम हैमिल्टन सर्जन 2 और जॉन सुरमन 3। ये तीनों लोग आकर के इससे मिले और इनकी बीमारी का इलाज करने का पूरा एक इनको ऑफर दिया और बाकायदा ऑपरेशन हुआ, सारी चीजें हुई और ये बीमार हो गए, बीमारी से ठीक भी हो गए। इसी बात से खुश होकर के उन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया कि जाइए हम आपको छूट देते हैं। और इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। और इसी शाही फरमान को ध्यान रखना, इतिहासकार ओर्म इतिहासकार हैं और उन्होंने कहा कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है, एक मैग्ना कार्टा है। मैग्ना
कार्टा है। तो इतिहासकार ओर्म ने इस शाही फरमान को ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है ना, तो ये एक कंसेप्ट है। तो इस तरीके से उन्होंने भारत पर अपना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नियंत्रित कर लिया। अब इसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं, वो है आपकी अगली कंपनी डेनिस कंपनी। और डेनिस कंपनी में ज्यादा कुछ नहीं है, डेनिस कंपनी है ये आई आपकी, और डेनिस कंपनी में ज्यादा कुछ नहीं। सन 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आपकी ये बनी थी, डेनमार्क की कंपनी है, डेनमार्क। ठीक है ना, और इनके 3-4 जगह पर ही इनके खास खास ट्रेडिंग सेंटर और फैक्ट्री थी, 1, 2 और 3, कोच्चि, मसूलीपट्टनम और ये सारी चीजें, कुछ चीजें। और सेटलमेंट आपके ट्रैंकोबार में है और अंडमान निकोबार में। ठीक है ना, और ये 1-2 जगह और भी हैं कुल मिलाकर के। 1620 में भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के निकट ट्रैंकोबार में इन्होंने अपना ये रहा पूर्वी तट पर इसका निर्माण किया। ठीक है ना, कलकत्ता के निकट सेरामपुर में एक महत्वपूर्ण ये रहा, सेरामपुर कलकत्ता के पास। यहां पर इन्होंने एक और अपनी प्लॉफर फैक्ट्री बनाई, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए और 1845 में अपने कारखाने अंग्रेजों को बेच करके यहां से वापस चले गए। ठीक है ना, और अपनी मिशनरी गतिविधियों में ही लगे रहे। तो कुल मिलाकर के इतना इनका कंसेप्ट है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो आज हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस किया, समझा, और डेनिस कंपनी भी आपके साथ में 2 मिनट के अंदर इसको हमने खत्म कर दिया कि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी और एंग्लो फ्रेंच वार। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के साथ में कि ये कंपनी कैसे बनी, किस तरीके से बनी, किस तरीके से काम किया इसने, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे अगली क्लास में। और आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटक युद्ध किस तरीके से हुए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किसी तरह कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और यहां पर आज का जो क्वेश्चन है वो जरूर ध्यान रखिएगा, जो आया हुआ क्वेश्चन है। सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था, एक। दूसरा, 1612 में स्वाली के युद्ध में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। नंबर 3, 1615 में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम से एक मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में शाहजहां के दरबार में आए और वहां फरवरी 1619 तक रहे। अब बताइए कौन कौन से कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, कौन कौन से कथन सही है? तो आपको बता दें, पहला वाला और ये दूसरा, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। दूसरी बात, सर थॉमस रो 1615 में आए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजदूत के रूप में आए, ये भी कोई शक नहीं, लेकिन शाहजहां के दरबार में नहीं, बल्कि जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ठीक है ना, ये कंडीशन थी, इसलिए ये गलत है। आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि इतिहास ही नहीं बल्कि ऑप्शनल में 300+ नंबर आए, तो आप मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय को बेझिझक ले लीजिए। बहुत सिंपल सी कहानी के साथ में इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके आराम से इतने नंबर लाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जितना मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, इसका हमको 20% भी नहीं पढ़ना है ऑप्शनल में। यानी कि ये सब हमको ऑप्शनल में पढ़ना ही नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली कंपनी कब कब आई, कैसे कैसे आई, कहां कहां फैक्ट्री बनाई। नो नीड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब जीएस का पार्ट है। ऑप्शनल में तो बस ये जानना है कि पुर्तगाली कंपनी के हारने के कारण क्या थे और उनकी प्रमुख नीतियां क्या थी। ठीक ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत से बाहर करने में सफल हुई, कारण जानने हैं बस। बाकी कोई फैक्ट्री कहां बनाई, कैसे बनाई, नो नीड। इसलिए ध्यान रखिएगा, इतिहास वैकल्पिक विषय कंसेप्चुअल टॉपिक है, फैक्चुअल नहीं है, और कहानी के तौर पर है, सिंपल सा। इसलिए आज इसमें अंतिम दिन है इस बैच का ज्वाइन करने का, और साथ के साथ आपको जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है उसका भी, तो इसका फायदा उठाइए। MK लाइव कोड के साथ आज 12,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करिए और बढ़िया फायदा उठा करके अभी इस बैच को ज्वाइन करके मेरे साथ 300+ नंबर सिक्योर करिए। जीएस के आधे सिलेबस में सरल भाषा में, बिल्कुल
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज है, तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF के लिए, PPT के लिए। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।